नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने CTV7 की तरफ से शकील साजिद। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस साल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान किया है, लेकिन 12 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नहीं चुना गया है। इससे पहले 2008, 2014 और 2015 में भी किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं दिया गया था। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कल मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। पुरस्कारों के वितरण की तारीख की आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के इतिहास में यह चौथी बार है जब किसी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है। इस बार पुरस्कारों का चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। अर्जुन अवार्ड पाने वालों में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की 23 वर्षीय बेटी गायत्री गोपीचंद, गायत्री और उनके पिता गोपीचंद अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली तीसरी पिता पुत्र की जोड़ी बन गई है। इससे पहले PV सिंधु को 2013 में और उनके पिता PV रमन को 2000 में अर्जुन अवार्ड मिला था। वहीं पूर्व निशानेबाज कर्णी सिंह को 1961 में और उनकी बेटी राज्यश्री को 1968 में यह सम्मान मिला था। 17 खिलाड़ियों के सूची में राजस्थान के भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल भी शामिल है। 20 वर्षीय रुद्रांश ने 2024 पैरा वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इस बार खेल रत्न नहीं दिए जाने के साथ अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची ने खेल जगत में खासी चर्चा पैदा कर दी है। एक बड़ी खबर। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित सख्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी में रिटायर्ड जज, पूर्व DGP और CBI के पूर्व निदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित ज्यादती के आरोपों की जांच हाई पावर्ड कमेटी करेगी। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को कहा कि कमेटी के गठन का आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा। समिति के सदस्यों के नाम के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव भी लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कमेटी प्रदर्शन के दौरान सामने आए सभी आरोपों की तथ्यात्मक जांच करेगी। इसमें महिला प्रदर्शनकारियों के कथित उत्पीड़न, ऑनलाइन प्रताड़ना और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोप भी शामिल है। संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं के वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग भी कमेटी को सौंपी जाएगी। छात्रों पर दर्ज FIR को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन FIR का ब्यौरा मांगा जिन्हें रद्द किया जाना है। कोर्ट ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। वहीं दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में प्रदर्शनकारियों को लेकर अपना पक्ष रखा। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल 2873 लोगों का डेटा आपराधिक रिकॉर्ड से मैच हुआ, जिनमें 47 हिस्ट्री शीटर और 92 ऐसे लोग शामिल थे जिन पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA में भी बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया। परीक्षा से जुड़ी टीम को दोबारा गठित किया जाएगा और करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स और पेपर सेफ्टी के क्षेत्र में निजी विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। अगले 3 सप्ताह में इसे देने की तैयारी है। साथ ही प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू करने और परीक्षा प्रोटोकॉल व पूरी प्रक्रिया का ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं।
आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 40 वार्डों में हुए नए आरक्षण में 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि SC/ST वर्ग के लिए 7 वार्ड आरक्षित हुए हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 21 करीब हो जाती है। परिसमन के बाद हुए इस आरक्षण ने कई दिग्गज पार्षदों के चुनावी समीकरण भी बदल दिए हैं। चुनावी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगेगी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में कलेक्टर की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। सबसे पहले SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया गया। इसके बाद OBC और OBC महिला वार्डों के लिए लाठी निकाली गई। इस बार परिसीमन लागू होने के कारण सभी 40 वार्डों का आरक्षण नए सिरे से किया गया है। नए आरक्षण में कई पुराने नेताओं के वार्ड आरक्षित हो गए हैं। 4 बार के पार्षद इकराम अहमद और 2 बार के पार्षद मोहम्मद रियाज के वार्ड OBC के लिए आरक्षित हुए हैं। वहीं निगम के महापौर नंदलाल देवांगन का वार्ड भी OBC हो गया है। ऐसे में वे पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं और महापौर पद के लिए अपनी पत्नी की दावेदारी भी कर सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद सुदन सिकली का वार्ड महिला के लिए आरक्षित हुआ है। पिछली बार उनके वार्ड से उनकी पत्नी कविता चुनाव जीत चुकी है। भाजपा के होरीलाल देवांगन का वार्ड भी OBC आरक्षित हुआ है, जिससे उनके दोबारा चुनाव में मैदान उतरने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर नए आरक्षण ने बीरगांव की राजनीति में कई पुराने समीकरण बदल दिए हैं। अब नेताओं के सामने अपने लिए सुरक्षित वार्ड तलाशने और नई राजनीतिक रणनीति बनाने की चुनौती हो गई। महापौर पद पहले ही महिला के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार बीरगांव की सियासत में महिलाओं की भूमिका भी बेहद अहम रहेगी। और कहने वाले सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले बीरगांव के महापौर के चुनाव में महिला प्रत्याशी, जीतने वाली प्रत्याशी जो भी रहे, दबदबा ओम प्रकाश परिवार का ही रहेगा। अब ये ओम प्रकाश परिवार कांग्रेस में भी देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक मोतीलाल साहू के खास लोगों में यह परिवार आता है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बीरगांव की सियासत अक्सर राजनीतिक दलों की सियासत से ऊपर उठकर कुछ मिली जुली सेटिंग वाली सियासत से ज्यादा चलती है। और अगर देखा जाए तो यहां की सियासत में जो माहिर माने जाते हैं पुराने दौर के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल, देवजी पटेल जैसे लोगों को यह महारत हासिल है, तो कांग्रेस में सत्यनारायण शर्मा जी के पूरे परिवार को यह महारत हासिल है कि यहां की बहुत सारी फिजा वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। बहुत सारे सूत्र बताते हैं, हमारे पास इसकी पुष्टि का कोई कारण नहीं है, कि एक बार ऐसा हुआ था जब बीरगांव में अंबिका यदु महोदया महापौर चुनी गई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि रायपुर जिले के 2 कद्दावर नेता जो अलग अलग पार्टियों की सियासत करते थे, उन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया था। बहरहाल बीरगांव के चुनाव पर आपकी भी नजर रहेगी और हमारी भी नजर रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको बीरगांव की सियासत के डगर डगर, पग पग की खबर दें और आपको ये बताएं कि बीरगांव में क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है। बहरहाल राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, पूरे जिले की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए बीरगांव नगर निगम का ये चुनाव बेहद अहम नजरिया लेकर आया है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को चुनाव से दूर बता रहे हैं, लेकिन राजनीति की या बीरगांव की सियासत के जानकार ये बताते हैं कि जो अपने आप को राजनीति से दूर, जितना दूर बताता है, अंदर खाने वो उतना अंदर राजनीति में समाया रहता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 24 IAS अफसरों के विभागों में बदलाव करते हुए कई जिलों के कलेक्टर भी
बदल दिए हैं। लंबे समय से पर्यटन मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे विवेक आचार्य को वहां से हटाकर उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस लौटा दी गई थी। बहुत सारे शिकायतों का वो झेल रहा था। पर्यटन मंडल, या आप करना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, या इसके पहले संस्कृति मंडल। शायद यही कुछ कारण हो कि सरकार ने उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी है। वहीं कांकेर, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और कबीरधाम जैसे जिलों में नए कलेक्टरों की स्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 24 आईएएस के विभाग और जिम्मेदारियों में फेरबदल है। ज्यादातर अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में करीब 2.5 से 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये बदलाव किया गया है। सरकार ने कई जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आयोग कुंदन कुमार को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। जयश्री जैन को सक्ती और तनुजा सलाम को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रणबीर शर्मा को मुंगेली का कलेक्टर बनाया गया है। दुर्ग नगर निगम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक कोराम को नगर निगम दुर्ग का आयुक्त बनाया गया है। प्रशासनिक फेरबदल में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रभार कम किए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भूस्कर को संचालक की जिम्मेदारी दी गई। उनके कार्यभार संभालने के बाद इफ्फत आरा इस प्रभार से मुक्त होंगे। वहीं नगरीय निकाय संचालक रिमिजियू सिक्का को पीएचई का विशेष सचिव बनाया गया है और उन्हें जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा दबंग आईएएस अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हमने जैसा कि बताया, विवेक आचार्य को पर्यटन मंडल से हटाकर उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी गई है। सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कलेक्टरों से लेकर मंत्रालय और विभागीय स्तर के कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे अधिकारियों के कार्यकाल और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बदलाव किया है। लेकिन एक सुखद, हमें जो सूत्र बता रहे हैं, एक सुखद नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के 12 जिलों की कमान अब महिला शक्ति में, 11-12 सूत्र जो बता रहे हैं, 12 जिलों की कमान महिला शक्ति के हाथों में दे दी गई है। और ये जो बदलाव है और ये जो क्या नतीजा देता है, ये देखने लायक होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के नवापारा में सड़क की बदहाली के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत पुराना स्टेशन है वहां, भूपदेवपुर के बाद उधर से जब हम रायगढ़ से आते हैं और इधर से जाते हैं तो झाराडीह के बाद राबर्टसन स्टेशन। जी हाँ, इसके बारे में एक पुरानी कहावत है, पुष्टि तो नहीं की जा सकती, कि एक बहुत पुराने दौर में, अंग्रेजों के दौर में, एक वैज्ञानिक आया था, एक डॉक्टर वैज्ञानिक, जो बताते हैं पुराने लोग, हम लोग बहुत छोटेपन में थे जब किरोड़ीमल नगर स्टेशन में रहते थे, तब ये कहानी सुनी थी हम लोगों ने। और भूपदेवपुर की एक गुफा में गया था उसका पता लगाने, उसके यानी क्या है उसके अंदर, तो वहाँ पे उसके नाक, कान और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े घुस गए थे। और जब वापस आया था तो जिस जगह पे उसने अपनी अंतिम सांस ली थी, ऐसा बताते हैं कि उसी की याद में इस स्टेशन का नाम रॉबर्टसन स्टेशन रखा गया है। कुछ लोग बताते हैं कि उस नदी पे जो पुल बनाया था उसका जो मुख्य अधिकारी था वो रॉबर्टसन थे। बहरहाल ये फिर कभी चर्चा का विषय है। अभी रॉबर्टसन स्टेशन से भालूनारा तक करीब 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 15 साल से जर्जर हालत में है। बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में पानी और कीचड़ भर गया है।
जिससे राहगीरों और स्कूलों बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। सोमवार को नवापारा के युवाओं ने गड्ढों में जमा पानी में नहाकर सड़क की बदहाली के खिलाफ बेहद अनोखा प्रदर्शन किया। इसके बाद मंगलवार सुबह नवापुरा हाई स्कूल की छात्राएं भी तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। बच्चों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उन तख्तियों पर लिखा था, जो दिख भी रहा है कि सड़क चाहिए भीख नहीं, यह हक है कोई एहसान नहीं, और फीता काटे और गाड़ी चलाएं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए सुशासन तिहार से लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थानीय समाधान नहीं हुआ है। लगातार बारिश की वजह से सड़क के कई हिस्से तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि रॉबर्टसन स्टेशन से भालू नारा तक की इस सड़क को 2023-24 के बजट में शामिल किया गया, लेकिन बाद में शायद सरकार बदलते ही इसे बजट से विलोपित कर दिया गया। अब लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 26 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही जा रही है। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर खरसिया के सक्रिय विधायक उमेश पटेल भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। वहीं खरसिया पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब ग्रामीणों, छात्र छात्राओं, बच्चों का सवाल है कि जब सड़क 15 साल से खराब है तो आखिर निर्माण के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल भालू नारा और रॉबर्टसन के बीच नवापारा के छात्र छात्राओं के जज्बे को हम सलाम करते हैं और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, इस संवेदनशील साय सरकार से, कि उनकी परेशानी जल्द से जल्द दूर की जाए और वहाँ पे सड़क के रिपेयरिंग, सड़क निर्माण की तत्काल व्यवस्था की जाए। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।